नमस्कार, स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। बैतूल जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शाहपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक रिहायशी इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां कार्रवाई एसडीओपी मयंक तिवारी और थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने नेतृत्व में की गई है। मामला भौरा के पटेल वार्ड का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। एक मकान में वेश्यावृत्ति का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश दी और 4 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में महिला दलाल ललिता गायकवाड़, राजकुमार नगोड़िया, अब्दुल राजक और जबलपुर की एक महिला शामिल है, जिससे पीड़िता माना जा रहा है। मकान मालिक पर रैकेट संचालित करने का आरोप है। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और रॉकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये थाना शाहपुर के चौकी भौरा अंतर्गत एक मुखबिर सूचना मिली थी कि एक नियत स्थान पर जिस फरोशी का धंधा एक घर पे चलाया जाता है, तो उस सूचना पर प्राप्त करके पुलिस द्वारा थाना शाहपुर पुलिस द्वारा बल एकत्रित कर कार्रवाई की गई है। और जो ये धंधा जिसके घर पे संचालित हो रहा था, उसका नाम ललिता गायकवाड़ निवासी पटेल नगर मस्जिद के पास भौरा है और इसी के घर पे यह संचालित हो रहा था। पुलिस द्वारा जब रेड की गई तो रेड में जो ये संचालिका है वो और उसके साथ एक उसका सहायक है, जो उसका रिश्तेदार है, राजकुमार नागौरिया निवासी बाबई, वो वहाँ उपस्थित रहा। साथ ही एक ग्राहक अब्दुल रज्जाक निवासी भोपाल वहाँ पर उपस्थित रहा। इस पूरे प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर जो अपनी अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की एक्ट है, उसके धारा 3, 4, 5, 6 के तहत कार्रवाई की गई है। सर कितनी महिलाएं पकड़ाई है और सब कहाँ से सप्लाई हो रही थी? ये अभी जांच का विषय है, कहाँ से सप्लाई हो रही है, बट अभी प्रथम दृष्टया जो संचालिका है उसका आरोपी बनाया गया और 2 पुरुष को आरोपी बनाया गया। सर क्या इनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं या पहले से कितने समय से चल रहा है धंधा? चूँकि अपराध अभी पंजीबद्ध किया गया है, इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जाएगी, लेकिन जो आसपास के लोगों से जो मुखबिर सूचना मिली थी, ये लगभग 2, 4, 5 महीने से सूचना लोगों द्वारा दी जा रही थी, जिस पर आज पुख्ता सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। सर अभी कार्ड निकल के जब सामने आएगी तो कुछ आरोपी और बढ़ सकते हैं? ये जांच का विषय है। बागपत से इस वक्त बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां कंवर यात्रा इस बार न सिर्फ आस्था का प्रतीक बनी है, बल्कि देशभक्ति का संदेश भी लेकर चल रही है। मुजफ्फरनगर के युवाओं द्वारा बनाई गई 513 फीट लंबी तिरंगा कंवर जब बागपत जिले के दहा गांव पहुंची तो वहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। भौरत बुड़ाना मार्ग पर जैसे ही विशेष कंवर दिखाई दी, लोगों ने उसका स्वागत फूलों और नारों से किया। देशभक्ति और श्रद्धा के अद्भुत संगम को देख लोग भाव विभोर हो उठे। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने भी इस तिरंगे कंवर पर फूल बरसाए और मालाएं पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया। 11 जुलाई को हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा 23 जुलाई को परशुरामेश्वर महादेव मंदिर बागपत में पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। कंवर यात्रियों का कहना है कि यहाँ तिरंगे के रंगों में सजी यहाँ यात्रा देश के युवाओं को देशभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देती है। सचमुच जब आस्था और राष्ट्र प्रेम साथ चलते हैं तो समाज में बदलाव की नई बयार के बहती है। मेरा नाम सनिया जी। कहाँ से लेकर आए, कितनी लंबी कावड़ है क्या? जो हम जो है हरिद्वार से लेकर पूरा महादेव जाएंगे जी। हम उमरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरनगर तहसील उठाने में। कितने लोगों की टीम है, कितनी लंबी कावड़ है? ये 43 लोगों की टीम है जी। और जो है 511 फुट की है हमारी तिरंगा कावड़ है जी। अब यह तीसरी बार है जी। क्या उद्देश्य बोले हर बात लेकर आ रही थी लंबी कावड़ है? हर उद्देश्य तो यह है जी, जब भी कोई स्ट्राइक भारत ने की है, हमें उसी को में जो है भारत के शहीदों को या वीर जवानों के लिए ये कावड़ समर्पित करते हैं जी। लंबी कावड़ लेकर चलते हो वहाँ से, बोले रास्ते में जो यूपी में तो कोई परेशानी नहीं है, जो परेशानी हुई जो
भी हो, उत्तराखंड प्रशासन से हमें परेशानी हो, और कोई परेशानी नहीं होगी। यूपी में सहयोग मिल रहा है। योग बहुत बड़े सहयोग है, बहुत बड़े वाले। बोलो से क्या अपील करेंगे? बोलो से अपील ये करेंगे कि सब भारत का सहयोग दे, सबके साथ का सबका विकास ही हमारा उद्देश्य है जी, और सब मिलकर एकजुट होकर नया भारत बनाए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक आदिवासी छात्र के संदिग्ध मौत का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले पीयूष धुर्वे की मौत के बाद आदिवासी समाज ने इलाज के लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। घटना झलार थाना के क्षेत्र में गवारे गांव की है, जहां पीयूष धुर्वे शनिवार को ईंट बनाने की मशीन में उंगली काटने के बाद निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए खुद चलकर पहुंचा था, लेकिन करीब 2.5 घंटे के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। सोमवार को परिजनों और आदिवासी संगठनों ने अस्पताल गेट पर चक्का जाम कर दिया है और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। यहाँ यही चाहता है कि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच हो, वरना आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। ये सिर्फ एक छात्र की नहीं, पूरे समाज की बात है। तो आगे सुनिए। हमारे समाज का एक बालक जो था फ्रैक्चर हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका सिर्फ उंगली कटी हुई थी, उसके लिए वहाँ एडमिट किया गया था। और जब ऑपरेशन के लिए अंदर थिएटर में ले गए तो 2.5 घंटे में उन्हें पता नहीं क्या इलाज किया और वो बेहोश की हालत में बाहर निकाला गया। उस पर नली वली लगा के मुँह वगैरह में, तो उसके बाद में होश नहीं आया। उसके बाद में उन्हें सराही हॉस्पिटल में भिजवाया, उसके बाद नागपुर रेफर कर दिए और वो किसी प्रकार का होश नहीं आया, रास्ते में बोले ख़त्म हो गया। उसके बाद में जब हमने निष्पक्ष जांच के लिए मांग की तो पुलिस ने भी हमें गुमराह किया गया। फिर उसके बाद अभी आज जब पीएम रिपोर्ट हो रहा था, उसके बाद में हम चाह रहे थे कि शॉर्ट रिपोर्ट मिले। मामला बड़ा है इसलिए कुछ काला पीला हो सकता है, इसलिए हम शॉर्ट रिपोर्ट की मांग के लिए वहाँ बैठे थे। तो हमें 2 घंटे तक हमें 10 मिनट में 5 मिनट में दे रहे हैं, ऐसे बिठाते रहे, घुमाते रहे। अभी क्या हुआ अंत में? अभी शॉर्ट रिपोर्ट उन्होंने दिए है और फिर वीसा आएगा तो हम फाइनल रिपोर्ट देंगे, ऐसे आश्वासन दिए है और हम अच्छी कार्रवाई करेंगे बोले। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया आपने क्या करने का? और पुलिस प्रशासन को 7 दिन का टाइम दिया, नहीं तो उसके बाद में फिर समाज निर्णय लेगा, फिर बड़ा कोई धरना प्रदर्शन करेंगे। हंगामे की सूचना मिलता ही एसडीओपी सुनील लता, पुलिस बल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सौंपी गई। प्रशासन ने एफएसएल जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर भरोसा दिलाया। जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल परिजन और समाज प्रशासनिक जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन 7 दिनों में सच्चाई सामने ला पाएगा। यह मामला भी फाइलों के दफन में रह जाएगा। आगे सुनिए। सर बताएं, आज ये आदिवासी धरने पे बैठे थे, क्या था पूरा मामला तो क्या समझाइए? इसमें एक मृतक पीयूष, उसकी डेथ हुई है। उसको उंगली में चोट थी, ये पहाड़ी अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसके बाद यहाँ बैतूल बाजार के एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हुआ था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, नागपुर रेफ़र किया गया था इसको और इसका आज पीएम कराया गया है। और परिवार के लोग जो पीएम रिपोर्ट के लिए मांग कर रहे थे, तो पीएम रिपोर्ट 60 पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उसका एफएसएल परीक्षण करा के उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या निकला है सर? उसमें एफएसएल के लिए सजेस्ट किया उन्होंने, तीसरा प्रिजर्व है और ब्लड सैंपल सजेस्ट किया। तो परीक्षण के लिए अपन एफएसएल भेजेंगे और शीघ्र भेज के उसका जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अपन कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में आज की सबसे अहम राजनीतिक हलचल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। यहां बैठक आज शाम 4 बजे राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में विकास, अधोसंरचना और नई योजनाओं से जुड़े अहम निर्णय लिया जा सकता है। सरकारी सूत्र के मुताबिक कुछ नए प्रस्तावों पर चर्चा और कुछ पहले से भी लंबित एजेंडों पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। अब देखना होगा कि आज की बैठक से जनता को क्या नया मिलने वाला है। भारतीय राजनीति और कम्युनिस्ट आंदोलन के एक युग का अंत हो गया है। वरिष्ठ माकपा नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस
अच्युतानंदन अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार शाम 101 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आज मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित सचिवालय के दरबार हॉल ले जाया गया, जहां आम जनता और राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्य के अन्य मंत्री ने उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वीएस अच्युतानंदन को न केवल एक प्रतिबद्ध नेता बल्कि एक सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जा रहा है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी अपने मूल विचारों से समझौता नहीं किया और हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। केरल सरकार ने वीएस अच्युतानंदन के सम्मान में राज्यभर में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। 22 जुलाई से शुरू हुए इस शोक के दौरान सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। See, I would like to describe him as a hardcore communist who was not ready to compromise on his basic principles. He was a crusader against all sorts of corruption. He didn't hesitate to state the facts and the social realities, which has now become a point of discussion in Kerala. He didn't mince words when he had to tell the truth. Even within his party, when there were different voices, he fought against corruption in all forms. He was also a person who worked with the people on issues which affected the people. So I would say that thousands of people who are communists and who are not communists would definitely miss him as a person who has been working with the people. So I join the thousands who mourn his death. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने तेवर और सख्त कर लिया है। कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर खुलकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन परीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन को लेकर कहा कि अगर बंगाल में इससे लागू किया गया तो वह जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा दिया कि वह राज्य के किसी को भी डिटेंशन कैंप में नहीं जाने देगी। ममता ने अपने भाषण में बंगाली के साथ साथ हिंदी भाषा में भी लोगों को संबोधित करते हुए साफ किया कि यह सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी कि अगर ECI ने SIR को लेकर कोई जबरदस्ती की तो आंदोलन तेज होगा। ममता बनर्जी की इस घोषणा को अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की राजनीतिक शुरुआत माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया
और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होने वाली संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यहां मौजूदा सरकार का तीसरा विधानसभा सत्र होगा। गौरतलब है कि पिछला बजट सत्र 24 मार्च से 2 अप्रैल तक चला था, जिसमें वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया था। इस बार मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का विधेयकों पर चर्चा की संभावना है। इस बीच दिल्ली विधानसभा में तकनीकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और 21 से 23 जुलाई तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में विधायकों को डिजिटल विधायी प्रतिक्रिया में दक्ष किया जा रहा है, ताकि वे आगामी सत्र में तकनीक का बेहतर उपयोग कर सके। वहीं दूसरी ओर संसद का मानसून का सत्र भी सोमवार से शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब संसद की कार्रवाई 22 जुलाई को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। लखनऊ में एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। मामला 10 साल पुरानी रंजिश ने जोड़ा है, जहां एक बेटे ने अपनी मां की पिटाई का बदला लेकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की है, जहां अनूप कुमार उर्फ सोनू ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर मनोज नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने मनोज को बाइक के साइलेंसर, लाठी और डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारा। पुलिस के लिए यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड और मर्डर था, लेकिन एक टी-शर्ट पर बने स्टिकर और सोशल मीडिया गतिविधियों ने हत्यारों का पहुंचने की कड़ी बना दी है। डीसीपी शंशक सिंह की निगरानी में इंदिरा नगर पुलिस में 5 आरोपियों अनूप कुमार उर्फ सोनू, सनी कश्यप, सलामू, रंजित कुमार और रहमत अली को गिरफ्तार कर मामलों का पर्दाफाश किया है। डीजीपी शंशक सिंह ने कहा, यह ब्लाइंड केस था, लेकिन हमारी टीम ने तकनीकी सच और सोशल मीडिया की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 साल पहले की एक पुरानी रंजिश ने एक और जिंदगी छीन ली, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और डिजिटल लक्ष्य के विश्लेषण ने सनसनीखेज हत्याकांड को खुलासा किया। 2025 को वादी है रमाकांत, इनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इसमें एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई, कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों के परिजनों ने भी आरोप लगाया था, उनसे बड़े बृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी
जिसमें एक तब NCR लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहाँ से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आला कतल जो लोहे की रॉड है वो बरामद करी गई है और इनको भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।